नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। आज एक बार फिर इन्वायरमेंट के कुछ क्वेश्चन के साथ हम आज क्या आपके साथ हैं जो वन दुर्गा या आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन, भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे मानते हैं? रामनायक सिंह, सलीम अली, रामदेव मिश्रा या स्वामीनाथन? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर है रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा को भारत में पारिस्थितिकी का जनक मानते हैं। ठीक है, इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? अगर इकोलॉजी शब्द की बात करें तो इकोलॉजी शब्द दिया था अर्नेस्ट हेकल ने। अर्नेस्ट हेकल ने इकोलॉजी शब्द दिया था। और जबकि अगर हम इकोसिस्टम शब्द की बात करें तो इकोसिस्टम शब्द दिया था टेंसले के द्वारा। ये भी आपको ध्यान रखना है, इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हेकल के द्वारा और इकोसिस्टम शब्द टेंसले के द्वारा दिया गया था। सलीम अली की बात करें, सलीम अली ऑप्शन में दिख रहा है। तो सलीम अली कौन थे? भारत में एक पक्षी वैज्ञानिक, फादर ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, और स्वामीनाथन की बात करें तो स्वामीनाथन कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे मानते हैं? स्वामीनाथन को। सलीम अली को पक्षी मैन ऑफ इंडिया और रामदेव मिश्रा को क्या मानते हैं? पारिस्थितिकी का जनक मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के द्वारा FSI रिपोर्ट तैयार की जाती है? यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट कौन सा मंत्रालय जारी करता है? तो ऑप्शन है आपके वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। तो आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा क्या किया जाता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ रिपोर्ट जारी की जाती। हर 2 वर्ष में यह रिपोर्ट जारी होती है। ठीक है, हर 2 वर्ष में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट जारी होती है और भूपेंद्र सिंह वर्तमान में भारत के वन मंत्री हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, 16 वन एक पारिस्थितिकी तंत्र है जो पाया जाता है। 16 वन कहाँ पाए जाते हैं? घास के मैदान में, सवाना में, दक्षिण भारत के उच्च ऊंचाई वाले स्थानों में या रेगिस्तान में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत के उच्च ऊंचाई वाले स्थानों में, जैसे पश्चिमी घाट की ओर, नीलगिरी, अन्नामलाई, इन पहाड़ियों पर ये 16 वन पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण भारत के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर ये वन पाए जाते हैं, 16 वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन, किस विशेष क्षेत्र में पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर विविधता जो आमतौर पर प्रजातियों की संख्या द्वारा व्यक्त की जाती है कहलाती है? तो ऑप्शन है इसके अल्फा विविधता, बीटा विविधता, गामा विविधता या डेल्टा विविधता। ठीक है, किसकी बात हो रही है? प्रजातियों की संख्या के आधार पर जैव विविधता ये अल्फा, बीटा, गामा क्या है? जैव विविधता के मापन है। हम इसमें जैव विविधता के मापन देखते हैं। यहाँ पे बात हो रही है प्रजातियों की संख्या के आधार। जब भी संख्यात्मक रूप से जैव विविधता का मापन होता है तो सही आंसर क्या हो जाता है? संख्यात्मक रूप से सही आंसर होता है अल्फा विविधता को संख्यात्मक विविधता कहते हैं। मापन में जब अल्फा विविधता की बात होती है तो संख्यात्मक बात। बीटा विविधता जब पारिस्थितिकी तंत्र में जीव जंतुओं की संरचना के आधार पर, ठीक है, जब संरचना के आधार पर, उनके स्वभाव के आधार पर भी विविधता पाई जाती है, ठीक है, उसका मापन किया जाता है, तो तब बीटा विविधता होती है संरचना के आधार पर। और जब अल्फा प्लस बीटा दोनों के रूप से, मिक्सअप रूप से, संख्यात्मक और संरचनात्मक रूप से विविधता का मापन किया जाता है तो तब उसे कहते हैं गामा विविधता। ठीक है, तो यहाँ पे संख्यात्मक की बात हो रही थी तो संख्यात्मक का सही आंसर क्या हो जाएगा? अल्फा विविधता। जैव विविधता के मापन होते हैं अल्फा, बीटा, गामा। राइट, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा संगठन रेड डाटा बुक जारी करता है? WHO, IUCN, WWF और FAO। तो कौन सा संगठन रेड डाटा बुक विलुप्त प्राय प्रजातियों, ठीक है, या फिर जो प्रजाति विलुप्ति के कगार पे हैं, जो विलुप्त हो चुके हैं, उनका एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम रेड डाटा बुक कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा संगठन इस रेड डाटा बुक को जारी करता है? तो आंसर हो जाएगा IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कब हुई थी IUCN की स्थापना? तो याद रखना 1948 में इस संगठन की स्थापना हुई थी। WHO देख रहे हैं हम जानते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। और FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1945 में। तो ये भी याद रखना है। यहाँ पे बात किसकी होती है? रेड डाटा बुक की। ठीक है, विलुप्त प्राय प्रजातियों की
ये उनकी जनगणना के लिए क्या एक बुक जारी की जाती है, डॉक्यूमेंट होता है, कौन जारी करता है? IUCN। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन, बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? 1970, 1971, 72 या 73? तो कब किया था प्रोजेक्ट टाइगर? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1973 को, ठीक है। यहीं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इस प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भी हुई थी। भारत में सबसे बड़े टाइगर रिजर्व की बात करें तो कौन सा टाइगर रिजर्व है सबसे बड़ा? नागार्जुन श्रीशैलम भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। सबसे छोटा बोर टाइगर रिजर्व, सबसे छोटा कौन सा है? बोर। अगर सबसे ऊंचाई की बात करें तो सबसे ऊंचाई पे कौन सा है? तो याद रखना नामदफा कहाँ पड़ता है? अरुणाचल में। नामदफा टाइगर रिजर्व सबसे ऊंचाई पर स्थित है और जो अरुणाचल में पड़ता है। वर्तमान में भारत में कितने? तो वर्तमान में भारत में 54 टाइगर रिजर्व है। अंतिम टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो रानीपुर। 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व, और जो कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। बोर टाइगर रिजर्व सबसे छोटा है। नामदफा सबसे ऊंचाई पर टाइगर रिजर्व है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 54, और लास्ट जो टाइगर रिजर्व बना है वो रानीपुर टाइगर रिजर्व जो उत्तर प्रदेश में मौजूद है। अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों व कर्तव्यों के अनुसार वनपाल, ठीक है, फॉरेस्टर किसके आदेशों के अधीन कार्य करता है? फॉरेस्टर की बात हो रही है, वन दरोगा की बात हो रही है कि किसके अधीन कार्य करता है? तो ACF, FRO, DFO या PCCF? तो किसके अधीन यहाँ काम करता है? RFO, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के अधीन वन दरोगा या फॉरेस्टर क्या करता है? काम करता है। वन विभाग का मुखिया को क्या बोलते हैं? PCCF, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटर, ठीक है, ऑफ फॉरेस्ट। PCCF वन विभाग का मुखिया होता है। ACF और DFO आप जानते हैं, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर DFO बोलते हैं, और असिस्टेंट कंजर्वेशन फॉरेस्ट क्या बोलते हैं? ACF को कहा जाता है। तो फॉरेस्टर किसके अधीन काम करता है? RFO के अधीन काम करता है, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के अधीन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मानव वन्य जीव संघर्षों को कम करने का एक तरीका है? वन्य जीवों का चिड़ियाघर में रखना, वन्य जीवों को मारना, मानव को ऐसे स्थान छोड़कर चले जाना, या जानवरों को दूर करने के लिए तेज रोशनी का प्रयोग करना। ठीक है, तो मानव एवं वन्य जीवों के संघर्ष को कम करने का एक सही तरीका जो इनमें से दिखता है वो है कि जानवरों को दूर करने के लिए एक तेज रोशनी का प्रयोग करें, ताकि जानवरों को भी नुकसान ना हो और मनुष्य को भी नुकसान ना हो। ठीक है, चिड़ियाघर में डालेंगे तो चिड़ियाघर में फिर उनके जो निजी जीवन है, उनका जीवन है, अब तो अस्त व्यस्त हो जाएगा। ठीक है, वन्य जीवों को हम मार भी नहीं सकते हैं, अगर हम वन्य जीवों को मार देंगे तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, और हम मानव ऐसे स्थान को छोड़ के जाना भी काफ़ी हद तक ठीक नहीं माना जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जानवरों को दूर करने के लिए तेज रोशनी का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें, लाख एक राल जैसा पदार्थ है जो स्रावित होता है। लाख की बात हो रही, किससे स्रावित होता है? कीट से, मधुमक्खी से, मकड़ी से, कुकुन से। ठीक है, तो लाख के बारे में आपने सुना होगा, जैसे दवाइयों पे कोडिंग करने के लिए लाख का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लाख का प्रयोग किया जाता है। जैसे सजावट की वस्तुओं के निर्माण में हम लाख का प्रयोग करते हैं। तो किससे, जो लाख का किससे स्रावित होता है? तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? कीट से, इंसेक्ट के द्वारा लाख का, तो राल जैसा पदार्थ उसका स्रावित किससे होता है? कीट के द्वारा होता है, इंसेक्ट के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी आग सबसे तीव्र होती है जिस पे नियंत्रण पाना कठिन है? ठीक है, वन विभाग में जा रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण काम हो जाता है वन विभाग का, जो गर्मियों में आग लगती है उसको बुझाना। तो सबसे तीव्र आग कौन सी होती है जिस पे नियंत्रण पाना कठिन है? ऑप्शन है छत्र अग्नि, धरा अग्नि, पृष्ठ की अग्नि, या फिर आधार रेखा की अग्नि। तो कौन सी अग्नि सबसे तीव्र होती है जिसको नियंत्रण पाना कठिन है? तो वो अग्नि है पृष्ठ की अग्नि। ठीक है, या सरफेस नहीं,
धरा की अग्नि, ग्राउंड फायर जो सबसे तीव्र अग्नि है, वो सही आंसर हो जाता है, जिस पर क्या होता है, नियंत्रण पाना कठिन हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वनीकरण की प्रक्रिया किसके लिए आवश्यक है? वनीकरण की प्रक्रिया किसके लिए आवश्यक है? मिट्टी के कटाव के लिए, मिट्टी के आर्द्रीकरण के लिए, खरपतवार नियंत्रण के लिए और मृदा संरक्षण के लिए। तो किसके लिए आवश्यक है वनीकरण? किसके लिए होता है? मृदा के संरक्षण के लिए। मृदा के संरक्षण के लिए वनीकरण सबसे आवश्यक है। ठीक है, मृदा हमारी बची रहे, सुरक्षित रहे, इसके लिए हम वनीकरण आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन, कार्बन उत्सर्जन कर ग्लोबल वार्मिंग की कमी लाने के लिए दुनिया भर में मनाया जाने वाला अर्थ आवर सर्वप्रथम किस देश में शुरू किया गया था? अर्थ आवर की बात हो रही है। ठीक है, अर्थ आवर दुनिया के सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुआ था? तो अर्थ आवर की शुरुआत हुई थी ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से अर्थ आवर की शुरुआत हुई थी। और जब कब हुई थी ये शुरुआत? 2007 में, 2007 में सबसे पहली बार अर्थ आवर मनाया गया था। क्या होता है ये अर्थ आवर? इसमें प्रत्येक देश, दुनिया का हर देश अपने जो समय होता है उसके अनुसार पूरे दिन में 1 घंटा, ठीक है, ये समय 8:30 से 9:30 का माना गया है, रखा गया है। 8:30 से 9:30 बजे तक क्या करता है, लाइटें बंद कर देता है। इसे अर्थ आवर के रूप में जाना जाता है। 2007 से ऑस्ट्रेलिया से अर्थ आवर मनाने की शुरुआत हो चुकी थी। अगर भारत की बात करें तो भारत इस अभियान में कब शामिल हुआ? तो 2009 में भारत अर्थ आवर अभियान में क्या हुआ था, शामिल हुआ था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें तो जनवरी 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य किसे घोषित किया था? जैविक राज्य का अर्थ होता है जो राज्य अपने कृषि में, ठीक है, किसका प्रयोग करें? केवल जैविक चीज़ों का प्रयोग करें, खाद्य यानी कि केमिकल्स खाद्य होते हैं उनका प्रयोग ना करके केवल जैविक खाद्यों का प्रयोग करें अपनी कृषि में, जो भी वहाँ पे काम होते हैं। तो ऐसा 2016 में भारत का एक मात्र राज्य है जो 2016 में जैविक राज्य घोषित किया गया था। और राज्य कौन सा है? अरुणाचल, सिक्किम, मेघालय या मिजोरम। तो कौन सा है? सिक्किम भारत का एकमात्र जैविक राज्य है जो 2016 में जिसे घोषित किया था। तो जैविक राज्य की बात आएगी तो सिक्किम उसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन, किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? 1982, 2008, 1985, 2014। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1985 में। ठीक है, राजीव गांधी प्रधानमंत्री के द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन 1985 में किया गया था। ठीक है, गंगा एक्शन प्लान की बात आ जाती कई बार। गंगा एक्शन प्लान ये कब का है? ये भी 1985 का। 1985 में ही गंगा एक्शन प्लान शुरुआत हुई थी वाराणसी से, वही प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा। 2008 देख रहे हैं हम, तो 4 नवंबर 2008 को गंगा को क्या गया था? राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, किस तिथि को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया जाता है? यहाँ पे 5 जून, 4 नवंबर, 22 अप्रैल या 14 दिसंबर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 5 जून हम जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को हर साल मनाया जाता है। 22 अप्रैल की बात करें तो 22 अप्रैल को हर साल पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इसको भी आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजेंडा 21 इंपॉर्टेंट हो जाता है। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिव की रिपोर्ट, ठीक है, विकासशील देशों की मांग का चार्टर, रियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का दस्तावेज, विभिन्न वन्य जीवों की जनसंख्या का आकलन करता। तो क्या हो जाता है? एजेंडा 21 का संबंध किससे है? रियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का एक दस्तावेज है एजेंडा 21। जैसे हम जानते हैं कि 1972 में क्या हुआ था? 1972 में पर्यावरण से संबंधित स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। कौन सा सम्मेलन? स्टॉकहोम सम्मेलन के, इसी सम्मेलन के 20 वर्ष पूरे होने पर ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था?
रियो डी जेनेरो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में, इसीलिए इसका नाम रियो भी बना, रियो डी जेनेरो में। ठीक है, 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के 20 वर्ष के उपलक्ष्य में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन मनाया गया। ठीक है, कहाँ मनाया गया? ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में। ठीक है, 1992 में हुआ था। ये कब हुआ था? 1992 में। और इसी का एक दस्तावेज है एजेंडा 21। इसको ध्यान रख रहे हैं, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो रियो पृथ्वी सम्मेलन का दस्तावेज। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था 1992 में। अगला क्वेश्चन, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि कोई भी प्रजाति को हम कब विलुप्त मानते हैं? जब वो अपने प्राकृतिक आवासों में कितने सालों तक देखी नहीं गई? 25 साल, 50 साल, 20 साल या 75 साल? तो क्या सही आंसर हो जाएगा? 50 साल। 50 साल तक अगर कोई भी प्रजाति अपने मूल निवास में मौजूद नहीं है तो हम इसे क्या कहते हैं कि वो प्रजाति क्या हो चुकी है? विलुप्त मानी गई है। ठीक है, उस प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जब भी कोई प्रजाति 50 सालों तक अपने मूल आवास में मौजूद नहीं हो। अगला क्वेश्चन है ट्रैफिक। ट्रैफिक एक संगठन है जिसका संबंध किससे है? वन्य जीवों से संबंधित अनुसंधान से, किससे नहीं है? ठीक है, ध्यान रखना, किससे नहीं है? वन्य जीवों के से संबंधित अनुसंधान से, जैव विविधता संधि से, जीवों तथा वनस्पति के अवैध व्यापार से, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से। तो ट्रैफिक संगठन का किससे संबंध नहीं है? तो किससे है? वन्य जीवों से संबंधित अनुसंधान से है, जैव विविधता संधि से, इससे भी है, जीवों तथा वनस्पति के अवैध व्यापार से, इससे भी है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से ट्रैफिक का संगठन, ट्रैफिक का क्या है? संबंध नहीं है। ट्रैफिक एक गैर संवैधानिक गैर संगठन है। ठीक है, तो इसका संबंध किससे है? वन्य जीवों के संबंधी अनुसंधान, जैव विविधता संधि और जैवों तथा वनस्पतियों के अवैध व्यापार से इसका संबंध है, जबकि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से इसका संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत में किस वर्ष की गई थी? पर्यावरण विभाग की स्थापना तो किस वर्ष की गई थी? 1972, 1980, 1986, 1985। तो हम जानते हैं कि 1980 में भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1980 में भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है, जबकि 1985 एक ऑप्शन देख रहे होंगे, तो यहाँ पे 1985 में भारत में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? 1985 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्थापना की गई थी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई जंगली गधा। एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? कच्छ के रण में, रणथंभौर में, काजीरंगा में, पेरियार में। तो कहाँ पाया जाता है एशियाई जंगली गधा? तो याद रखें, कच्छ के रण। ठीक है, कच्छ के रण में एशियाई जंगली गधा पाया जाता है। कहाँ पड़ता है ये कच्छ का रण? तो हम जानते हैं कहाँ है, गुजरात में, गुजरात, राजस्थान, कच्छ। ठीक है, कहाँ पड़ता है एशियाई जंगली गधा? कहाँ पड़ता है? कच्छ के रण में, गुजरात, राजस्थान का हिस्सा। दूसरी बात करें, रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में, रणथंभौर राजस्थान में, जबकि काजीरंगा कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। और पेरियार कहाँ है? केरल में, पेरियार केरल में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस में है? तो किस में है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में, फास्फोरस चक्र में या कार्बन चक्र में? तो इनमें से किस में है सबसे अधिक? तो कार्बन चक्र में। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कार्बन चक्र में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के क्रस्ट पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व क्या है? ठीक है, तो सीधी सी बात चल रही कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। पृथ्वी के क्रस्ट पर सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के बाद कौन सा तत्व है, इसके बारे में बात हो रही है। सिलिकॉन, सोडियम, कार्बन या एल्युमिनियम? तो ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा है कौन? सिलिकॉन। सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्या है? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद नंबर है सिलिकॉन का, सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर पे कौन आता है? सिलिकॉन। तो मेंशन क्या है? ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा। अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, कौन सा तत्व? तो ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन के बाद की बात आएगी तो आप आंसर हो जाएगा सिलिकॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ओजोन गैस का सर्वाधिक संकेंद्रण किस मंडल में मिलता है? संकेंद्रण, ठीक है। ओजोन गैस सबसे ज़्यादा किस मंडल में पाई जाती है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। तो किस मंडल में? तो सबसे ज़्यादा किस मंडल में मिलता है? समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत सबसे अधिक या ओजोन गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। हम जानते हैं पृथ्वी से हम जैसे ऊपर ऊपर की ओर जाते हैं तो कैसे कैसे मंडल शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले है हमारा क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद कौन सा मंडल हो जाता है? फिर मध्य मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, ठीक है। ऐसे का हम ऊपर को बढ़ते जाते हैं। लेकिन अगर बात होती है ओजोन गैस सबसे ज़्यादा किस मंडल में पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंपीय आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को विभक्त किया गया है। भूकंपीय आधार पर, किस आधार पर? भूकंपीय आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात हो रही है। तो किस? तो सियाल, सीमा, नीफे, लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर, बैरियोस्फीयर, क्रस्ट, मेंटल कोर या बाहरी परत, मध्यवर्ती परत, केंद्रीय परत। तो किसके आधार पर? भूकंपीय आधार पर कौन सा? लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बैरियोस्फीयर। भूकंपीय आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को इस भागों में विभक्त किया जाए। क्रस्ट, मेंटल कोर की बात करें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है क्रस्ट, मेंटल कोर, ठीक है। क्रस्ट सबसे ऊपर, क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। क्रस्ट में क्या पाया जाता है? क्रस्ट में सियाल यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम। क्रस्ट में सिलिकॉन और एल्युमिनियम, साइमा नहीं, ये सीमा होना चाहिए। सिलिकॉन और मैग्नीशियम। मेंटल में क्या पाया जाता है? मेंटल में सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और नीफे, क्रस्ट कोर में नीफे मिलता है। और कोर में क्या है? नीफे। नीफे यानी NiFe। तो निकिल और फेरस कहाँ मिलता है? कोर में मिलता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, लखनऊ, भोपाल या पोर्ट ब्लेयर। तो कहाँ है वन प्रबंधन संस्थान? भोपाल में। भोपाल यानी मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है। जैसे कि, और देहरादून में क्या मौजूद है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो देहरादून में स्थित है। इसका भी आपको ध्यान रखना। प्रबंधन की बात आएगी तो भोपाल, और वन अनुसंधान संस्थान की बात आएगी तो देहरादून। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक है? किस प्रकार के वन भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक हैं? तो भारत में सबसे ज़्यादा कौन से हैं? सदाबहार, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, शंकुधारी वन या उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। तो सही आंसर क्या है? भारत में सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं, जबकि सबसे कम मैंग्रोव वन। सबसे कम क्या पाया जाता है? मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सागर के तल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, सागर के तल पर पाए जाने वाले पादप प्राणियों को किस नाम से जाना जाता है? किस पे बात हो रही है? सागर के तल पर बात हो रही है। सागर के तल पर पाए जाने वाले पादपों और प्राणियों को किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन देखें, प्लैंकटन, बेंथन, नेक्टन या नेक्टर। तो सागर के तल की बात हो रही, तो तल पे क्या मिलता है? बेंथन। सागर के तल पर जो पादप प्राणी मिलते हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं हम? बेंथम। प्लैंकटन एक शब्द सुनने होंगे आप। प्लैंकटन ये क्या, कहाँ पाए जाते हैं? पृथ्वी पर जो सागर है वहाँ पे सूर्य का प्रकाश कहाँ तक पहुँचता है? लगभग 200 मीटर तक। लगभग 200 मीटर तक क्या पहुँचता है? सूर्य का प्रकाश पहुँचता है समुद्र में। इसे प्रकाशीय मंडल भी बोलते हैं। प्रकाशीय मंडल, इसे क्या बोलते हैं? प्रकाशीय मंडल, फोटिक जोन, ठीक है, जहाँ पे प्रकाश पहुँचता है, फोटिक जोन या प्रकाशीय मंडल। तो यहाँ क्या मिलता है? प्लैंकटन। प्रकाशीय मंडल में क्या मिलता है? प्लैंकटन प्रकाशीय मंडल में मिलता है। नेक्स्ट बात आ रही है नेक्टन की। 200 मीटर के बाद सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है तो उसे अप्रकाशीय मंडल बोलते हैं, एफोटिक जोन बोलते हैं, अप्रकाशीय मंडल। और एफोटिक जोन यानी अप्रकाशीय मंडल में जो प्राणी या पादप मिलते हैं उन्हें कहते हैं नेक्टन। अप्रकाशीय जोन में जो पादप या प्राणी मिलते हैं उन्हें कहते हैं नेक्टन। तो क्लियर हो गया? सागर तल पे क्या मिलता है? बेंथम, प्लैंकटन। 200 मीटर यानी प्रकाशीय मंडल में क्या मिलता है? प्लैंकटन। और नेक्टन कहाँ मिलता है? अप्रकाशित जोन में, एफोटिक जोन में नेक्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन महोत्सव सप्ताह
1 अक्टूबर टू 7 अक्टूबर, 1 अगस्त टू 7 अगस्त, 1 जुलाई टू 7 जुलाई, या 1 जून टू 7 जून। तो कब मनाते हैं? 1 जुलाई से 7 जुलाई को, ठीक है, 1 जुलाई से 7 जुलाई को वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। कब हुआ, शुरुआत हुई थी? तो हम जानते हैं कि 1950 से। किसके द्वारा? के.एम. मुंशी। 1950 से के.एम. मुंशी के द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी, जो हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है। 1 अक्टूबर 7 से 7 अक्टूबर की बात करें तो वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है। कौन सा सप्ताह? वन्य जीव सप्ताह 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है, यानी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन किससे उत्पादित होती है? तो उसकी बात हो रही घास से, शैवाल से, वृक्षों से और खेतों से। तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा किससे ऑक्सीजन प्राप्त होता है, किससे ऑक्सीजन का उत्पादन होता है? तो शैवालों से। ध्यान रखना, एल्गी से, शैवाल से पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्राप्त होती है। पृथ्वी के फेफड़े, यही भी बात करें हम तो पृथ्वी के फेफड़े यानी लंग्स, पृथ्वी के फेफड़े यानी लंग्स किसे कहते हैं? तो अमेजन वर्षा वनों को। ध्यान रखें, किसे कहा जाता है? अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूरी पृथ्वी का लगभग 20% ऑक्सीजन यही अमेजन वर्षा वन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? अधिकांश ऑक्सीजन कहाँ उत्पादित होती है? किससे? तो शैवाल से उत्पादित होती है। और पृथ्वी के फेफड़ों की बात आएगी तो अमेजन वर्षा वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, लंग्स ऑफ अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मिलित नहीं है, इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? विश्व वन्यजीव सप्ताह, विश्व वन्यजीव सप्ताह की बात हो रही, सॉरी, विश्व वन्यजीव दिवस की बात हो रही तो 3 मार्च, विश्व वानिकी दिवस 22 मार्च, जैव विविधता दिवस 22 मई और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें। भारत में सबसे पहले जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत में सबसे पहले जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी या नीलगिरी? तो सबसे पहले कहाँ जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था? तो नीलगिरी को। नीलगिरी भारत का पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र क्या किया गया था? घोषित किया गया था। नीलगिरी सबसे पहला भारत का जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र क्या किया गया था? घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है। दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा। कहाँ इसमें से दंडकारण्य प्रदेश उपस्थित नहीं? तो कहाँ नहीं है? ठीक है, हम जानते हैं छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में भी है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में भी है। तो कहाँ नहीं है? मध्य प्रदेश में। दंडकारण्य प्रदेश कहाँ स्थित नहीं है? तो इनमें से मध्य प्रदेश में नहीं है। रामायण में दंडकारण्य प्रदेश का उल्लेख मिलता है, आपने सुना भी होगा, दंडकारण्य प्रदेश रामायण में उल्लेख मिलता है, जहाँ राक्षसों को दंड दिया जाता है, इसलिए इसे दंडकारण्य प्रदेश भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ठीक है, जैव विविधता होती क्या है? एक ही स्थान पर जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों को जैव विविधता कहते हैं। एक ही स्थान पर जीव जंतुओं की बहुत सारी प्रजातियों को जैव विविधता कहा जाता है। तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी, कश्मीर घाटी, सुरमा घाटी या छत्तीसगढ़? तो कहाँ मिलती है? साइलेंट वैली या शांत घाटी। शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ये आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, जीवाश्म फॉसिल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या छत्तीसगढ़? ठीक है, जीवाश्म या फॉसिल नेशनल पार्क कहाँ है? तो एमपी, मध्य प्रदेश में यह स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में क्या है? जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भूतल पर सर्वाधिक किस कुल के सदस्य पाए जाते हैं? यानी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा किस कुल के सदस्य पाए जाते हैं? जैसे एनिलिडा, स्तनधारी, ऑर्थोपोडा, कॉटोजो। तो सबसे ज़्यादा किसमें? कुल के ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा में कौन कौन आते हैं? जैसे इसमें मक्खी, कॉकरोच, ठीक है,
केकड़े, ये सभी प्रकार के छोटे मोटे जीव किस वर्ग में आते हैं? ऑर्थोपोडा में आते हैं, और सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर इन्हीं की संख्या पाई जाती है। तो ध्यान रखना किस वर्ग में? ऑर्थोपोडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्टेजुना प्रोटोकॉल का संबंध है किससे है? वायु प्रदूषण के उन्मूलन से, वनों के संरक्षण से, जैव विविधता समझौता से, वन्य जीवों के अवैध व्यापार से। तो किससे है? जैव सुरक्षा समझौता से। ठीक है, जैव सुरक्षा समझौता से कार्टेजुना प्रोटोकॉल का संबंध किससे? जैव विविधता समझौता से है। कब हुआ था ये सन 2000 में। कहाँ हुआ था? कोलंबिया में, कोलंबिया के कार्टेजुना शहर में सन 2000 में। ठीक है, ये शुरू हुआ था कार्टेजुना प्रोटोकॉल, और लागू इसको 2003 से इसे भी लागू कर दिया गया था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, सम्मिलित नहीं है, इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान झारखंड, केमलांझाऊ मणिपुर, माओलोंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल, या नौक्रिक राष्ट्रीय उद्यान का है मेघालय। इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? तो हम जानते हैं कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में नहीं बल्कि कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान मौजूद हैं। इसके अलावा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये भी हमें पता है कि छत्तीसगढ़ में मौजूद है। तो कांगेर घाटी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा गुरु घासीदास और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भी छत्तीसगढ़ में है। अगला पॉइंट, लिविंग प्लेनेट सूचकांक क्या है? तो लिविंग प्लेनेट सूचकांक क्या है? विश्व संकटग्रस्त प्राणियों की स्थिति की सूचक, परम दुर्लभ पौध प्रजातियों का सूचक, जैव विविधता की स्थिति का सूचक, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? जैव विविधता की स्थिति का सूचक। जैव विविधता की स्थिति का सूचक लिविंग प्लेनेट सूचकांक है। किसके द्वारा जारी की जाती है? WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा हर 2 वर्ष में यह सूचकांक निकलता है। और किसके लिए है? जैव विविधता की स्थिति का ये सूचक माना जाता है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? कच्छ में, सुंदरवन में, चिल्का झील में, या निकोबार में? तो कहाँ है? कच्छ में। भारत का राष्ट्रीय समुद्रिक पार्क, पहला राष्ट्रीय समुद्रिक पार्क कहाँ है? तो कच्छ में है। कच्छ वही गुजरात वाला। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन कोलेरू क्या है? ऑपरेशन कोलेरू क्या है? व्यापक नदी अनुबंधन परियोजना, आर्द्र भूमि सुधारीकरण की परियोजना, एक बृहद नगर को पेयजल की आपूर्ति, एक दक्षिणी राज्य का ग्रामीण जलापूर्ति योजना। तो क्या है ये? ऑपरेशन कोलेरू आर्द्र भूमि सुधारीकरण की एक परियोजना है। ऑपरेशन कोलेरू आर्द्र भूमि सुधारीकरण की एक परियोजना है। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? हर साल आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को हर साल आर्द्र भूमि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों के प्रदूषण की जांच किसकी पहचान तथा उसकी मात्रा को मापा जाता है? जो हम सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों के प्रदूषण की जांच करते हैं तो उसमें हम क्या जांचते हैं, ये इसके बारे में पूछा है। सीसा और कार्बन के कण, नाइट्रेट और कार्बन डाइऑक्साइड के कण, नाइट्रेट और सल्फर ऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड, किसके बारे में बात हो रही? तो सही आंसर क्या हो जाए? सीसा और कार्बन के कणों की जांच होती है जब हम क्या करते हैं? मोटर कारों में प्रदूषण की जांच करते हैं तो उसमें हम जानते हैं कि सीसा और कार्बन के कण कितने मौजूद हैं, इसकी जांच। विश्व का पहला देश जिसने ग्लोबल वार्मिंग के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा। किसकी बात हो रही है? कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव किसने रखा था? सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने ग्लोबल वार्मिंग के प्रतिकरण के लिए कौन सा टैक्स? कार्बन टैक्स। ठीक है, कार्बन के उत्सर्जन करने पर टैक्स लगाना प्रस्ताव किसने दिया था? सबसे पहले प्रस्ताव न्यूजीलैंड रखा, और जिसने लगाया था वो देश था कौन? फिनलैंड। फिनलैंड पहला देश है जिसने कार्बन टैक्स लगाया था और प्रस्ताव सबसे पहले रखा था न्यूजीलैंड ने। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, फ्लाई ऐश एक प्रदूषण वहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है किसके जलाने से? कोयले को जलाने से, चारकोल के, CNG के, डीजल के। तो फ्लाई ऐश, ठीक है, एक प्रदूषण होता है, किसको जलाने से प्राप्त होता है? तो किसको जलाने से? कोयले को जलाने से फ्लाई ऐश एक प्रदूषण उत्पन्न होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमोनियोसिस वे श्रमिक रोग ग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कार्यरत होते हैं। किस जगह काम करने वाले लोगों को न्यूमोनियोसिस नामक डिजीज हो जाती है? इसके बारे में बात हो रही। चर्म शोधनशालाओं में, कोयला खनन में, मद्य निर्माण में, या सीसा उद्योग में? तो किस में? कोयला खनन में।
कोल माइनिंग में जो लोग काम करते हैं उसे न्यूमोकोनियोसिस नामक एक रोग हो जाता है। किससे संबंधित रोग है ये? तो ये लंग्स से संबंधित बीमारी है, फेफड़ों से संबंधित बीमारी है। क्यों हो जाता है ये? क्योंकि जब वो जिस जगह वो काम करते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन में क्या मिली होती है? कार्बन के कण मिले होते हैं, ठीक है। उनसे लंबे समय तक कोयला खनन में काम करने वाले लोगों को ये रोग हो जाती है, ठीक है। सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, लंग्स की ये बीमारी होती है, ये इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, स्मोक सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? स्मोक सिटी, अत्यधिक प्रदूषण के कारण किसे कहा जाता है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, कानपुर। तो कोलकाता को स्मोक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी? एसिड रेन के बारे में बात हो रही है। एसिड रेन, जब भी वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे हम एसिड रेन कहते हैं, ठीक है। कैसे पता चलेगा? हम पीएच चेक करेंगे वर्षा का पानी का, तो अगर पीएच मान 5.6 से कम हो तो इसका मतलब है एसिड रेन हो रही है। इसके अलावा वायुमंडल में जो सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, तो वर्षा के जल के साथ मिक्स होकर वापस पृथ्वी पे आते हैं तो इसे एसिड रेन कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले स्वीडन में 1972 में एसिड रेन हुई थी। सबसे पहले स्वीडन 1972 में एसिड रेन या अम्लीय वर्षा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, इटाई रोग कैडमियम से, बिल्कुल सही है। मिनीमाता मरकरी से यानी पारा से, बिल्कुल सही है। ब्लू बेबी सिंड्रोम या ब्लू बेबी रोग किससे होता है? नाइट्रेट से होता है। जबकि नॉक नी रोड किससे? सीसा से नहीं बल्कि फ्लोराइड से होता है। तो याद रखिएगा, इटाई कैडमियम, मिनीमाता मरकरी, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट से, जबकि नॉक नी फ्लोराइड के कारण शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण कितनी डेसिबल ध्वनि होने से होता है? 50 से 60, 40 से 70, 80 से 90 या 20 से 35? तो सही आंसर है 80 से 90 डेसिबल। जब ध्वनि प्रदूषण कब होता है? ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल ध्वनि होने से? तो जब ध्वनि 80 से 90 डेसिबल हो जाती है तो तब हमें कहते हैं कि ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्यान रखें, कितना? 80 to 90 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है। फिर से, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, रियो सम्मेलन 1993, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987, क्योटो प्रोटोकॉल 1997। तो क्या स्टॉकहोम सम्मेलन हम जानते कब हुआ था? 1972 में, बिल्कुल सही है। रियो सम्मेलन, जबकि हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की थी, रियो सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के रूप में हम जानते हैं इसको, ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में। और कब हुआ था ये? 1993 में नहीं बल्कि 1992 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कब के है? 1987 की, बिल्कुल सही है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, जो ओजोन परत के क्षरण से ले। और क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। अगला क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है। भारतीय वन अधिनियम 1931, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो हम जानते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है? 1986, सही आंसर है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972, ये भी सही आंसर है। वन संरक्षण अधिनियम 1980, ये भी सही आंसर है। भारतीय वन अधिनियम 1931 में नहीं बल्कि 1927 में पारित किया गया था, 1927 में पारित किया गया था। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारतीय वन अधिनियम 1927 का, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये क्वेश्चन, ये अधिनियम इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसको आपको याद रखना है। आज के लिए इतना ही। इसके अगले भाग में बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक धन्यवाद।